हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, हम सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आदिकाल की है, क्षमा चाहूँगी आधुनिक काल की है। हम लोग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल इतना कंप्लीट कर चुके हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग ये कंप्लीट हो चुका है। और ये जो है प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद के जो है 30 प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। और ये जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम सभी, ये घटना चक्र से है। प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं ये, जिन्हें हम सभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं और एक प्रकार से हम लोगों का रिवीजन भी हो जाता है, हमारी तैयारी में मजबूती मिलती है हम सभी को। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। ये 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई, क्षमा चाहूँगी इसके लिए। और ये 30 नंबर के आगे से देखती हूँ। 30 नंबर तक हम लोगों ने किया था। 30 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है, इसे देख लेते हैं फिर से। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? मुक्तिबोध बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? ऑप्शन ए है पेशोला की प्रतिध्वनि, ऑप्शन बी है अंधेरे में, ऑप्शन सी है राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन डी है असाध्य वीणा। ऑप्शन डी है असाध्य वीणा। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी मुक्तिबोध की है। तो अंधेरे में कविता किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की है। तो अंधेरे में कविता किस में है? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है। ठीक है। और इनके अन्य भी हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा है ना, चांद का मुंह टेढ़ा हो गया। भूरी भूरी खाक धूल, ठीक है। अंतरदर्शन, आत्म संवाद, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चंबल की घाटी आदि, ठीक है। और राम की शक्ति पूजा, ये जो सी वाला है राम की शक्ति पूजा जो है, ये राम की शक्ति पूजा निराला की है, ठीक है। और असाध्य वीणा किसकी है? अज्ञेय की है। ये असाध्य वीणा किसकी है? अज्ञेय की है। असाध्य वीणा अज्ञेय की है। और राम की शक्ति पूजा निराला की है। निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। कभी कभी इन सभी का पूरा फुल नाम भी मतलब पूछ लिया जाता है, इसलिए इन्हें भी बीच बीच में ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश के एक कस्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर। ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश। ये अध्यापक, पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कवि, कथाकार और समीक्षक के रूप में समादित रहे। उन्होंने अंधेरे में कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात उठाई, ठीक है। अब अगला देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न। चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं। तो अभी ऑप्शन में हम लोगों ने देखा कि चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, अंतरदर्शन, चंबल की घाटी, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, आत्मसंवाद, ये सभी किसका है? मुक्तिबोध का। गजानन माधव मुक्तिबोध। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। भूल गलती कविता के कवि हैं। अभी फिर बताया कि भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, चंबल की घाटी, भूरी भूरी खाक धूल, ये सभी किसकी है? मुक्तिबोध की है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, देखते हैं। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि अंधेरे में कविता किसने लिखी है, ठीक है। ऑप्शन ए है मुक्तिबोध, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है त्रिलोचन, ऑप्शन डी है धूमिल, ठीक। ये जो है 2010 में पीजीटी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो अंधेरे में कविता किसकी है? मुक्तिबोध है। भूरी भूरी खाकधूल किसकी है? मुक्तिबोध की। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की है, ठीक है। अगला देखते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं।
इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन ए है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी है रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी है गजानन माधव मुक्तिबोध। ये देखिए जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या है 34। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। कामायनी एक पुनर्विचार, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। किसका है? मुक्तिबोध का, गजानन माधव मुक्तिबोध का है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध जी ने कामायनी एक अध्ययन के नाम से आलोचना पुस्तक की पांडुलिपि तैयार की थी, लेकिन वह प्रकाशित होकर बाजार में नहीं आ पाई। इसी पुस्तक को उन्होंने पुनः संशोधित परिवर्तित करके कामायनी एक पुनर्विचार 1961 के नाम से प्रकाशित कराया। मुक्तिबोध के जीवन काल में उनकी एक उल्लेखनीय पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? प्रश्न ऑप्शन है मेरे सहचर मित्र, ऑप्शन बी अंधेरे में, ऑप्शन सी इस चौड़े ऊंटे टीले पर, ऑप्शन डी मुझे पुकारती हुई। प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? प्रश्न संख्या है 35। ये किस में नहीं है? अंधेरे में। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मुक्तिबोध की ब्रह्मराक्षस एवं अंधेरे में कविताओं में फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभव की अभिव्यक्ति है। एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन के अनुभव की अभिव्यक्ति। इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव तथा छटपटाहट है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? ऑप्शन में ये जरूर ध्यान देना है कि कौन सी कविता संकलित नहीं है। किसमें? गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें कौन सी कविता संकलित नहीं है? ऑप्शन ए है जन्मदिन की धूप में, ऑप्शन बी है एक स्वप्न कथा, ऑप्शन सी है भूल गलती, ऑप्शन डी है ब्रह्मराक्षस। तो प्रश्न संख्या क्या है? 36 है। 36 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, जन्मदिन की धूप में। जन्मदिन की धूप में ये नहीं है। अगला देखते हैं, इसके बारे में डिटेल थोड़ा पढ़ते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में भूल गलती, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, पता नहीं डूबता चांद कब डूबेगा, मुझे याद आते हैं आदि कविताएं संकलित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है का प्रकाशन 1964 में हुआ। कब हुआ? 1964 में। जबकि जन्मदिन की धूप में कविता केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। किसकी है? केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है, जो अकाल में सारस कविता संग्रह में संकलित है। किसमें संकलित है? अकाल में सारस नामक कविता में संकलित है। किसकी है? केदारनाथ सिंह की है। किसकी है? केदारनाथ सिंह की। ठीक है, जन्मदिन की धूप में कविता किसकी है? केदारनाथ सिंह की है। ठीक, अगला देखेंगे। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। प्रश्न संख्या 37 है। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन ए है विपात्र, ऑप्शन सी बी है एक साहित्यिक की डायरी, ऑप्शन सी है चांद का मुंह टेढ़ा है, ऑप्शन डी है भारत इतिहास और संस्कृति। ठीक है, तो कौन पुस्तक है जो क्या है, जिस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो 37 है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत इतिहास और संस्कृति। भारत इतिहास और संस्कृति, राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं, मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था, जिसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटा करके इसका पुनः प्रकाशन किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक संस्करण की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास जो है राजाओं, युद्धों
और राजनैतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में ना अटक कर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ को अंकित किया है, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, कौन सी ऐसी रचना थी? तो भारत इतिहास और संस्कृति, जिसको प्रतिबंधित किया गया था। ठीक, प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपकरण में हैं? त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य 38 नंबर का प्रश्न है कि त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? ये कट गया थोड़ा सा। उपभाषा, किस उपभाषा में है? तो आगे देखेंगे। ऑप्शन ए है ब्रज, ऑप्शन बी है मैथिली, ऑप्शन सी है अवधी, ऑप्शन डी है भोजपुरी। तो हमें बताना है तो किस में है? अवधी में। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, अवधी। क्या हो जाएगा? अवधी हो जाएगा। ठीक, 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अलावा अवधी बोली पूर्वी हिंदी में है। त्रिलोचन का साहित्य सफर पत्रकारिता से शुरू हुआ और आगे चलकर वे हिंदी साहित्य के 3 प्रगतिशील कवियों में एक स्तंभ माने गए। यहीं से वास्तव में अवधी कविता में तरक्की देखने को मिलती है। त्रिलोचन ने अवधी में एक अच्छी रचना अमोला लिखी है। किसे लिखी है? अमोला, जिसमें 2700 बरबे एक साथ हैं। अमोला रचना किसकी है? त्रिलोचन की है। अमोला पूछा जा सकता है किसकी है? त्रिलोचन की है। किसमें है? अवधी में है। किसमें है? अवधी में। और जो प्रश्न था हमारा क्या था? हमारा प्रश्न जो था देख लेते हैं। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस भाषा में है? तो जो है अवधी में है। किस भाषा में है? अवधी में है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 39 देखेंगे, 39 नंबर का। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। ऑप्शन ए है हुंकार, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है उर्वशी, ऑप्शन डी है त्रिधारा। 39 इसमें क्या कौन सी नहीं है दिनकर की? तो त्रिधारा नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। त्रिधारा जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ठीक है, कौन सी रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की? तो त्रिधारा। कौन सी है? त्रिधारा है। हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी ये सब किसकी है? दिनकर की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, इतना ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, हाँ, त्रिधारा दिनकर की काव्य रचना नहीं बल्कि किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं बिखरे मोती जो 1932 में है, उन्मादिता 1934 में, सीधे साधे चित्र 1947 में, मुकुल और मिला तेज से तेज, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी जो बहुत फेमस है ना? झांसी की रानी अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध हुई। हाँ ठीक है। भारतीय तट रक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए तट रक्षक जहाज को सुभद्रा नाम दिया। तट रक्षक जहाज को क्या किया? सुभद्रा नाम दिया 28 अप्रैल 2006 को। भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया। रामधारी सिंह की दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं, जितनी भी रचनाएं हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। रेणुका 1935, हुंकार 1940, रसवंती 1940। रेणुका 35, हुंकार रसवंती 40, द्वंद्व गीत 40, कुरुक्षेत्र 46 में हुआ। सामधेनी 47, रसवंती 1952, उर्वशी 1961। परशुराम की प्रतीक्षा 1963, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, संस्कृत के 4 अध्याय और हारे को हरिनाम। ठीक है, ये सब किसकी हैं? दिनकर की हैं। रेणुका दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है, इतना ध्यान रखेंगे। उर्वशी इनका दूसरा प्रबंध विशिष्ट काव्य है। ठीक है, जिसे गीत नाट्य भी कहा गया। उर्वशी को गीत नाट्य। कथा का 5 अंकों में विभाजन और कथोपकथन पद्धति के कारण इसे नाट्य की स्थूल संज्ञा दी जा सकती है, पर इसमें नाटकीयता का अभाव है, मूलतः यह प्रबंध काव्य है। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य संग्रह के रचनाकार हैं
हारे को हरिनाम। ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है वियोगी हरि, ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 40 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। किसका है? बी जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। हारे को हरिनाम किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। आगे देखते हैं संस्कृत के 4 अध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन ए है अज्ञेय, ऑप्शन बी है मुक्तिबोध, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है दिनकर। तो संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? मुक्तिबोध। राइट आंसर बी हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर की है, क्षमा चाहूंगी। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी है? दिनकर की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी है? दिनकर की है। संस्कृत के 4 अध्याय और हारे को हरिनाम, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं। संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर की रचना है। आगे देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? कौन सी ऐसी कृति है जो आधुनिक युग की गीता? ऑप्शन ए है रेणुका, ऑप्शन बी है हुंकार, ऑप्शन सी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी है उर्वशी। रामधारी सिंह की दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? 42 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुरुक्षेत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्य में कुरुक्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब ऊंचा स्थान, बहुत ऊंचा है। कुरुक्षेत्र एक काव्यात्मक गीत है। कैसा है? काव्यात्मक गीत है। ठीक। अब प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। कुरुक्षेत्र जिसमें आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन है। ये कुरुक्षेत्र की बात थी। अगला है रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृति कौन सी है? ऑप्शन ए है लोकायतन, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है आर्यावर्त, ऑप्शन डी है उन्मुक्त। रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृति कौन सी है? और ये जो प्रश्न संख्या है, ये प्रश्न संख्या है 43, और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृति कौन सी है? तो क्या कौन सी है? कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद, सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? तो ऑप्शन ए है शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 44 है, 44 है, और इसमें जो है रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर बी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर के जनतंत्र का जन्म नामक शीर्षक से उद्धृत है। ये पंक्ति जो है रामधारी सिंह दिनकर के जनतंत्र का जन्म नामक शीर्षक से उद्धृत है। 44 नंबर का। आगे देखेंगे, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। 45 नंबर, बालकृष्ण शर्मा नवीन आ गए। अब इनके बारे में देखेंगे। ऑप्शन ए है कौशिक, ऑप्शन बी है रश्मि रेखा, ऑप्शन सी है उर्मिला, ऑप्शन डी है कुमकुम। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है जो, वो है कुमकुम। क्या है? कुमकुम। राइट आंसर डी हो जाएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन सन 1930 तक कवि के रूप में यशस्वी हो चुके थे, परंतु पहला कविता संग्रह कुमकुम 1936 में, कब है? 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस गीत संग्रह का मूल स्वर यौवन के पहले उद्दाम प्रणयावेग एवं प्रखर राष्ट्रीयता का है। फिर से देखते हैं इसे। बालकृष्ण शर्मा नवीन सन 1930 तक कवि के रूप में यशस्वी हो चुके थे, परंतु पहला कविता संग्रह जो है कुमकुम 1936 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1936 में। इस गीत संग्रह का मूल स्वर यौवन के पहले उद्यम प्रणयावेग एवं प्रखर राष्ट्रीयता का है। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आह्वान 1918 में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आह्वान का वास्तविक
नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है। क्या है? जीव ईश्वर वार्तालाप। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं रश्मि रेखा 1951, अपलक 1952, क्वासी काव्य संग्रह है। 1931 में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक वे प्रताप के प्रधान संपादक के रूप में कार्य करते रहे। किसके? प्रताप। हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा का संपादन भी उन्होंने 1921 से 1923 ईस्वी में किया था। ठीक है, किसके बारे में हम सभी पढ़ रहे हैं? तो नवीन के बारे में। नवीन मतलब बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रश्न संख्या कौन सी थी? 45 थी। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? नवगीत दशक 1, 2, 3 का जो संपादक था वो कौन था? ऑप्शन देखते हैं। शंभुनाथ सिंह, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी नरेश मेहता, ऑप्शन डी उमाशंकर तिवारी। ठीक है, तो इसमें शंभुनाथ सिंह थे। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादन किसने किया था? शंभुनाथ सिंह ने किया था। नवगीतकार योगेंद्र दत्त शर्मा की प्रतिभा से प्रभावित होकर के डॉक्टर शंभुनाथ ने नवगीत दशक योजना में उन्होंने प्रमुख कवि के रूप में संकलित किया। उनके द्वारा संपादित नवगीत दशक 1, 2, 3 है। किसके द्वारा? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के द्वारा। तो इस प्रकार से 46 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा कि ये कौन से थे? ये प्रगतिवाद थे। क्या थे? प्रगतिवाद, है ना। प्रगतिवाद के क्वेश्चन थे। इसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने की। प्रगतिवाद। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। इसमें कितने क्वेश्चन किए हम लोग? 46 प्रश्न को किए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रयोगवाद। अगली क्लास में जो प्रैक्टिस होगी वो किसकी होगी? प्रयोगवाद की। ठीक, तो इस प्रकार से हम सभी प्रैक्टिस करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वो चाहे यूजीसी नेट हों, चाहे टीजीटी पीजीटी हों, या यूपी टीजीटी पीजीटी, या अन्य राज्यों के टीजीटी पीजीटी, बिहार शिक्षक भर्ती, यहाँ तक बिहार एस्टेट पेपर सेकंड, बिहार बीपीएससी पेपर 2, है ना। अभी पीजीटी का पेपर अभी होना है, तो उसमें भी ये सहयोगी आपको ये मदद मिलेगी इससे। तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। हम सभी घटना चक्र से प्रैक्टिस करते हैं जो है क्रमानुसार, और क्रम में हम सभी पहुँचे हैं। प्रगतिवाद कंप्लीट हो गया है, अब पढ़ेंगे प्रयोगवाद। ठीक है, अगर ये क्लास आपको ठीक लगी हो, हेल्पफुल हो, उपयोगी हो, तो आप इसे लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के बाद, नए वाद यानी कि प्रयोगवाद के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए